नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरे दिन जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जिसमें वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई। आज सीएम योगी भी राज्यों में विकास के कामों का ब्यौरा पेश करेंगे और वहीं पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। अखिलेश यादव ने सभी इकाइयों को, सभी प्रकोष्ठों को और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। वहीं बीएसपी ने भी कुछ दिन पहले 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया था और इसी पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2024, हैदराबाद में जारी मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी के समापन उद्बोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किन किन बातों का मूल मंत्र देते हैं। राज्य के कलाकारों से लेकर यहाँ की कला संस्कृति को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई देता हूँ, विशेष तौर पर जो टीम जिन्होंने इस एग्जीबिशन को बनाया। हैदराबाद से शाह की ललकार, कांग्रेस पर बड़ा वार। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। एसपी में बड़ा फेरबदल, सारे पद बदल डालेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पूरे संगठन को बदल दिया है। यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके तमाम चीज़ों को भंग कर दिया गया है। तमाम 16 फ्रंटल विंग्स भी समाजवादी पार्टी में भंग किए गए हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे सियासी मकसद क्या है। सबको साथ लेके चलने के लिए, सबको उनके इच्छा और उनकी आवश्यकता और पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से जगह जगह जिम्मेदारी लेने के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। तो निश्चित तौर पर सबको और काम करने का मौका मिलेगा और नए तरीके से संघर्ष करके आगे के चुनाव को देखा जाएगा। 2024 की बारी, सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी। जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ 24 का क्या प्लान? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि हैं पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुजीत सम्राट है, नेता बीएसपी। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो तैयारी 2024 की सबने शुरू कर दी है, किसी ने रफ्तार के साथ तो किसी ने बस कोशिश की शुरुआत की है, ऐसा लगता है। कीर्ति निधि पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम तो यहां तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के मूड में हमेशा रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हार का ठीकरा अपने तमाम कार्यकर्ताओं पर, प्रकोष्ठों पर फोड़ दिया है। देखिए मेनका जी, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पे, संगठन के जिम्मेदार साथियों पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा गया। हम 2024 की तैयारी के लिए और 2022 में जो हम हारे हैं चुनाव, हमने हार स्वीकार किया, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से सबसे ज्यादा मत आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में 2022 के चुनाव में मिला। 36% तो पहली बार समाजवादी पार्टी को मिला और आदरणीय अखिलेश जी की अगुवाई में मिला। हमने हार 2022 का स्वीकार किया और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार किया और उसकी जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन कर रहे लगातार। अब सवाल है 2024 का चुनाव है, ठीक है, और संगठन भंग होने से किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी गई, ये नहीं कहा जा सकता। संगठन भंग करने के बाद
बहुत से ऐसे नेता और कार्यकर्ता और ऐसे पदाधिकारी हमारे हैं जिनकी जरूरत तो जहां है उससे ऊपर पदों पे है। कुछ लोग पद नहीं पाए हैं, उनकी जरूरत है, उनकी उपयोगिता, हम उनको एडजस्ट करेंगे आगे और सारे समाज के लोगों को समाहित करते हुए 2024 की तैयारी करेंगे। और ठीक है कीर्ति जी, वही सवाल हो रहा है कि 2022 असेंबली इलेक्शन से पहले प्रवक्ताओं की टीम को खत्म कर दिया गया था और 2022 इलेक्शन के बाद अब तमाम प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। निर्माण कब होगा? सिर्फ भंग ही होता रहेगा क्या? नहीं, निर्माण हुआ। प्रवक्ता तो चुनाव से पहले बहाल थे। मैं प्रवक्ता था, चुनाव में लगातार बोलता रहा। जो टीम थी उसे भंग कर दिया गया था। एक दो लोगों को छोड़कर सबको बोलने की मनाही थी। मेनका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। जब जरूरत होगी, जब वो जरूरत समझेंगे कि प्रवक्ताओं को चैनल पे जाना चाहिए, प्रवक्ताओं को अपनी बात कहनी चाहिए, तो जाते हैं प्रवक्ता। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, राष्ट्रीय कमेटी का फैसला है। और कमेटियां अगर भंग हुई हैं तो बहुत से साथी हमारे हैं जो पद पे नहीं है, जिनकी उपयोगिता है। तो आप संतुष्ट है 2022 असेंबली इलेक्शन में जो नतीजे आए उससे भी संतुष्ट हैं? जो जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे भी संतुष्ट है? सुजीत सम्राट नेता बीएसपी भी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, बीएसपी ने टारगेट दिया 30 तारीख को जब मीटिंग हुई थी तो बीएसपी कार्यकर्ताओं नेताओं को टारगेट दिया गया कि अगले कुछ दिनों में 1 करोड़ सदस्य बन जाने चाहिए और उसका रोड मैप क्या है, किस तरह से? देखिए, चुनावों के वक्त में जब चुनाव आते हैं, 2024 में चुनाव है, तो हर पार्टी तैयारी करती है। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी कर रही है। बहन जी ने अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बनाने का काम करें, क्योंकि कार्यकर्ता अगर होंगे जब भी तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसलिए जो हमारी पार्टी है कार्यकर्ता बनाने पर जोर दे रही है, कैडर पर जोर दे रही है और 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार कर रही है। क्योंकि 2024 जो अभी बाय इलेक्शन हुआ है 2 सीटों पर, चाहे वो आपका रामपुर पर हुआ हो या आजमगढ़ पर हुआ है, तो वहां की जनता ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास किया है। आजमगढ़ में हमने देखा होगा कि जो गुड्डू जमाली थे उनको भारी वोट देकर दोबारा कमबैक किया है। तो इसलिए हमारे जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के और जो लेकिन 90 दिनों में 1 करोड़ सदस्य कैसे बनाएंगे? रणनीति बनाई है, नई रणनीति बनाई है। रणनीति बनाने के साथ साथ में वो अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं में का मनोबल बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बनाएं, जिससे कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अच्छा रिजल्ट दे सकें और हमारी अच्छी सीटों पर जीत हो सके। ये हमारा काम चल रहा है। ठीक है सुजीत जी, इसका जवाब मैं लूंगी कि क्या है पब्लिक को तो पता चले कि कैसे बनना है सदस्य बीएसपी का। आलोक अवस्थी जी आपके पास तैयारियों की लौटूंगी आपके पास। जो भी भारत के संविधान पर विश्वास करता है, जो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आलोक अवस्थी जी से सवाल ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, तैयारियों की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा ही 2 कदम आगे नजर आती है। जब सब सोच रहे होते हैं तब तक बीजेपी के सामने एक प्लान तैयार होता है, उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी को लेकर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि आखिर इतनी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को, जब हर तरफ सत्ता आपकी ही है। फिर देखिए मेनका जी, पार्टी का एक सिद्धांत है कि हमको हर गरीब के आंसू पोंछने, हर गरीब को मकान का मालिक बनाना है और हम हर गरीब के जो है उसके इलाज की व्यवस्था और उसके अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम ये जब तक इसको पूरा नहीं कर लेंगे, एक गरीब को उठा करके एक मेन धारा में नहीं ले आएंगे, यह अभियान इस तरह से आक्रामक रूप से चलता रहेगा। हमारे पास एक गरीब का बेटा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके नेतृत्व में दूसरी बार जो है सरकार चल रही है और यह एक बहुत बड़ी जो वंशवादी जो पार्टी और एक परिवार की पार्टियों पे बहुत बड़ी चोट है। और आप देखिए कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों दलों में लगातार हार रहे हैं, लेकिन नीचे के संगठन के लोगों पे तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कब्जा करके बैठे, जिसको हम कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के मुट्ठी में जो है सारी ताकत है, वो कभी अपने को बदलने की बात नहीं करता है, क्योंकि जबकि वही नेता होता है, वही नीतियां बनाता है,
और उसी की नीतियों पर जो है पार्टी के कई कार्यकर्ता काम करते हैं। ठीक है आलोक जी, इससे पहले भी कई बार वंशवाद का जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, और जो नतीजे इस बीच आए हैं उन नतीजों को इसी रूप में आप लोग देख रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, देश की जनता भी नकार रही है। आलोक वत्स जी के पास चलूंगी, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, आपके लिए दो सवाल है मेरे पास। पहला, ये वंशवाद को लेकर एक बार फिर से जिक्र करना, राजनीतिक प्रस्ताव लाना, क्या ये वो कमजोर नस है विपक्ष का जो इस वक्त बीजेपी के हाथ में लंबे वक्त तक कामयाबी मिल रही है, आगे भी इससे मिलती रहेगी? और एक दूसरा, पसमानदा मुसलमानों को लेकर काम करे, तो मुसलमानों में भी अब पसमानदा मुसलमान, तो मुसलमानों इन वोटर्स पर अब बीजेपी भी नजर डाल रही है क्या रणनीति के साथ? देखिए, जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जिस तरीके से दमखम बना हुआ है उसमें अभी विपक्ष को बहुत मजबूती लाने की जरूरत है। और कुछ चीजें हैं जो उनके हाथ में, उसमें एक परिवारवाद भी है। अधिकांशतः पार्टियां जो विपक्ष में खड़ी हैं, कुछ को छोड़कर वो सब वंशवाद से बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है और जनता उनको बार बार नकार रही है। अब जैसे कांग्रेस को आप ले लीजिए, 8.5 साल होने को आ रहा है, इनके पास एक फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी ये चिंतन मंथन करें, झाक के 3 आदमी पे ही आके टिक जाते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ठीक है आलोक जी, इस वक्त चूंकि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है तो कांग्रेस का जिक्र आपने कर दिया, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नजरिए से भी बताएं जरा। देखिए, अगर आप 2024 के परिदृश्य में बात कर रही हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि 2024 के लेकर ये डिस्कशन हो रहा है, उसमें इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये प्रदेश की सीमित पार्टियां हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिवेश में बीजेपी इनसे सैकड़ों मील आगे है। इसमें कोई शक नहीं आलोक जी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सांसद यहां से चुनकर जाते हैं, अगर एक बड़ा नंबर होगा तो यही पार्टियां किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। हमने देखा है अतीत में 2009 में समाजवादी पार्टी के 36 सांसद थे और उस वक्त समाजवादी पार्टी का रुतबा था। वो जमाने अब गए। अभी जिस तरीके से जो आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के सेंटर के जो बेनिफिट्स हैं, पहली बार आम जनता, गरीब गुरबा को डायरेक्ट रिलीफ करके कुछ काम किया गया है, जिसका इनको परिफल मिल रहा है। तो जनता में जो डायरेक्ट, चाहे वो राशन के नाम पे हो, चाहे वो मकान के नाम पर हो, चाहे वो शौचालय के नाम पर हो, चाहे वो मेडिकल एड के नाम पे हो, जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिला है। ठीक है, कीर्ति निधि जी के पास चलती हूँ। कीर्ति निधि जी, एक तरफ योजनाएं हैं, वैसी योजनाएं जिसका सीधे सीधे फायदा हो रहा है, जो लाभार्थी एक वोट बैंक क्रिएट हो गया, जिसका जिक्र 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने सुना होगा और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। तो एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ रणनीति है, यानी कि सड़क पर और संगठन में दोनों ही जगहों पर मेहनत लगातार बीजेपी कर रही है। क्या आपकी एनर्जी, क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी उस स्तर की दिख रही है आपको? कीर्ति जी, आवाज मिल रही? चलिए दोबारा कीर्ति जी के पास चलेंगे, सुजीत सम्राट के पास चलते हैं। सुजीत जी, किस तरह से आप मेंबर्स बढ़ाएंगे, सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे? और सुना यह भी है कि 30 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही कहा गया था कि दलितों और मुस्लिमों पर ज्यादा फोकस रखें। हमारे साथी योजनाओं की बात कर रहे थे, जब भी जिसकी सरकार आई है उन्होंने अच्छी योजनाओं को चलाने का काम किया है। जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक, तो सैकड़ों योजनाएं बहन कुमारी मायावती ने चलाने का काम किया था, जिनसे डायरेक्ट लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ था। चाहे वो घर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बालिकाओं की बात हो, सबको योजनाओं का फायदा दिया था।
और लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती से अच्छा उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया है। और हमारी पार्टी लगातार जितने भी लोग हैं वो धर्म की राजनीति नहीं करती है, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। जो विपक्ष है, जहाँ वो सपा है, जब बीजेपी है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। जब सबकी बात होती है तो सिर्फ दलित मुस्लिम इन्हीं लोगों से संपर्क करने का निर्देश क्यों? ऐसे ही सपा को भी हिंदू मुसलमान की राजनीति छूट करती है। तो इस देश में कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक नहीं, ये 30 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, 30 तारीख को बीएसपी की जो बैठक हुई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि दलितों और मुस्लिम वोटर्स से ज्यादा संपर्क करें। इतने लोगों को एजुकेशन देने का काम किया है। अब न्याय की बात देख लीजिए, न्याय ये जाति देखकर न्याय देने का काम करते हैं, एक समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। क्या देश के लोगों को दिखाई नहीं देता है? ठोको सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। सुजीत जी, 30 तारीख की मीटिंग में भी तो यही कहा गया ना कि दलितों और मुस्लिम वोटर से ज्यादा संपर्क करें। आलोक अवस्थी जी, फिर आप पर आरोप लग रहा है कि जाति धर्म देखकर कार्रवाई होती है, समझ चुकी है धर्म के, यानी कि आप धर्म के नाम पर ही वोट पा रहे हैं। धर्म के नाम पर ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर सकते हैं ये। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं जी। कभी समाज को बांट के नहीं देखती है। हम सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को जो है हम चरितार्थ करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं, सबका साथ सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। विकास तो कुछ चंद लोगों का करते हैं। मेनका जी, जरा आप बंद कराएंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। मैं ठीक है, आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को ताकत दी है। आज गरीब बारे में कोई सोचता नहीं था। ये सब परिवारवाद की पार्टियां थी। आज 10 साल से जो है 15 साल 3 चुनाव हो गए, बसपा जो है कहीं सत्ता में नहीं आ पा रही, क्योंकि खाली अपनी मूर्ति लगाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे और इंजीनियरों की हत्या कराएंगे, डॉक्टरों की हत्या कराएंगे, वसूली कराएंगे, तो कहां से बसपा आ सकती है? यही जो है समाजवादी पार्टी ने क्या कि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, आतंकवादियों को मुकदमे छोड़े, अपराधियों दंगाइयों को साथ में घर में बैठाया। उनको जनता कहां से पसंद कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। कीर्ति निधि पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? 3000 करोड़ के जी मिल रही है। वो क्यों लगाई आप लोगों ने, बताइए। हम हर घर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हम 20 करोड़ लोगों के घर को जोड़ेंगे और 30 करोड़ जो हमारे लाभार्थी हैं, हम उनके पास जाएंगे और सरकार की योजनाओं को हम उनको बता रहे हैं। लगातार 200 कार्यकर्ता हर बूथ पे हमारे काम करेंगे। मैंने कहा जी, हम कीर्ति निधि जी जवाब दे रहे हैं। आपके आने के बाद ही सारे लाभार्थी हो गए हैं। आपसे पहले तो कोई लाभार्थी नहीं था। आपसे पहली सरकारों ने तो कुछ नहीं किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाईवे किसने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? एक्सप्रेसवे किसने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाया? सुजीत जी, काम तो बहुत हुए थे, लेकिन उसके बाद मूर्तियां लग गई ना। काम बहुत हुए थे, मूर्तियां लग गई, तभी तो पब्लिक नाराज हो गई। और अब आप मनाइए उन्हें, पब्लिक को मनाइए, उनके पास जाइए, वायदे कीजिए कि इस बार मौका मिला तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आप पर तो बीजेपी के टूटे होने का आरोप लग रहा है। कीर्ति निधि पांडे, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट बैठ जाएंगे वहां पर। और आप जो है धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है आपकी राजनीति। जनता को जो इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे, जो रफ्तार है, क्या रणनीति है, आगे क्या रणनीति? 2024 में लोगों देखिए, को 2 तैयार कर बातों रहे का हैं, जवाब मैं देना चाहता हूँ। बनाने का काम कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर आपके बच्चों को सुजीत जी, ठीक है, आपकी बात हो गई ना सुजीत जी, 2 मिनट रुक जाइए। लगातार जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे। हाँ, पंजाब में हार की जिम्मेदारी क्या इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री ने लिया? क्या दिल्ली में हार की जिम्मेदारी इनके नेताओं ने लिया? जीत की जिम्मेदारी तो लेते हैं, हार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लिया क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष लिया क्या किसी नेता ने? प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरों पे आरोप हमारे लग रहा नेता है। को प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं है। राजनीतिक अरे प्रदेश का नेता आपने विश्लेषक कह रहे थे कि छोटे दलों का कोई वजूद नहीं। ये भूल गए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्यों बैठ गए प्रदेश? आपकी वो प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बैठ गए हैं? और आज हमारी एक प्रदेश की पार्टी नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी है। एक सरकारें हैं और निश्चित रूप से ठीक है। आलोक जी, आप पर कीर्ति निधि पांडे आरोप लगा रहा है कि छोटे दलों का अपमान मत कीजिए, इन्हीं छोटे दलों के सहयोग से 2014 में जीते थे। देखिए, हमारे जब नेता और हमारे नीयत सही होगी ना, और हम जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, जब हम अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, देश की सीमा को सुरक्षित रखेंगे, देश का जो है गौरव बढ़ाएंगे विश्व में, जनता हमारे साथ रहेगी।
क्योंकि जनता को चाहिए एक ऐसा नेता जो बहुत गौरव बढ़ाया, आपने बहुत गौरव बढ़ाया। एक घर के बदले 10 घर लाने वाले थे। जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद से देश में कहीं भी नहीं हो पाई है। आतंकवादी घटनाएं देश में हमने रोक दी है, देश की सेना को सुसज्जित किया है, देश की सेना को ताकत दिया है। आज देश हमारा मजबूत है। आज पाकिस्तान के घर में हम घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और ये जो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस की पार्टी के नेता हैं ये सवाल उठाते हैं कि जो है आपने क्या किया। तो मुझे लगता है कि इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। एक प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो इस्तीफा देना चाहिए और अपनी पार्टी में जिस तरह से कर रहे हैं तो और किसी को मौका देना चाहिए। भारत की जनता से जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं किए। ठीक है, आलोक जी के पास जाऊंगी। आलोक वत्स से मेरा सवाल है। आलोक जी, एक तरफ बीजेपी की जो रणनीति है कि जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के संपर्क में रहे, राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा हुई है, जो मीटिंग हो रही है वहां पर जातिवाद वंशवाद का जिक्र हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव इस पर लाया गया, प्रहार किया गया, तुष्टीकरण को खत्म करने पर चर्चा हुई है। और वंशवाद की जहां तक बात करें, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी, ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर परिवार उनकी मजबूरी है और मजबूती दोनों वही है और यही ताकत बीजेपी की भी बन रही है। देखिए मनका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग परिवारवादी पार्टियां हैं। एक आदमी का वर्चस्व है और ये लोग उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर बाहर आएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर मायावती जी आज अध्यक्ष पद को छोड़ दें या किसी और को दे दें तो शायद वो 3 महीने भी नहीं चला पाएगा। तो क्या इस वक्त एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वक्त आ गया है कि ऐसी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि पार्टी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करे कि पार्टी किसी परिवार की मोहताज ना रह जाए भविष्य में? बिल्कुल, सबसे पहले तो कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। जो वंशवाद का पीढ़ी दर पीढ़ी और आज भी वही सिलसिला कायम है। उनके अच्छे नेता छोड़ के चले गए, आज जो है वो सफोकेट कर रहे हैं। और आप राष्ट्रीय परिदृश्य में बात कर रही हैं तो बीजेपी के मुकाबले कौन है जो जनता, मान लीजिए जनता किसी कारणवश बीजेपी से नाराज है, उसके पास उसके सामने ऑप्शन होना चाहिए, उसके सामने ऑप्शन और मजबूत ऑप्शन होना चाहिए। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही। इस वक्त मेरे साथ आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है।